हेलो 12th क्लास। आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है 12th क्लास हम अकाउंट में डिस्कस कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स को। सो ये हमारा जो चैप्टर रहता है एक और क्लास के अंदर प्रॉपरली फिनिश कर लेंगे। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला यही हमारा चैप्टर है। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर इन कैश में जब हम कंसिडरेशन करके चलते हैं तो हमने पढ़ लिया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कोलेक्टरल सिक्योरिटीज क्या होती है और उनको किस तरीके से उन सबका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, वो थी जब हम अपने डिबेंचर्स को कैश में इशू करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि हमने बिना कैश कंसिडरेशन के अपने डिबेंचर्स को इशू कर दिया। मींस या तो उसके बदले में हमने असेट्स दे दी या हमने प्रमोशन के लिए डिबेंचर्स दे दिए। सो ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। सो देखते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, उसने कोई भी गुड्स या सर्विसेज कोई भी चीज खरीदनी है, मान लो कोई अदर बिजनेस खरीदना है या कोई भी असेट खरीदनी है या अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, अपने डिबेंचर्स को इशू कर देगा। वो होता है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। ठीक है, सो जो ये जब वो अपने डिबेंचर्स को इशू करता है उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, सर्कमटेंसेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखो। फर्स्ट होता है प्रमोटर फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। भाई अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है तो प्रमोशन के लिए क्या करेंगे, अपने डिबेंचर्स को इशू कर देंगे। जो ये प्रमोशन के टाइम पर डिबेंचर्स को इशू किया है ये कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। सो इनको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के अंदर हम शो करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जर्नल एंट्री होगी इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। जितने के इशू किए ना, जितने परसेंटेज के डिबेंचर इशू किए हैं उनको हम क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट और बिजनेसेस। भाई एक राम लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, राम लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, श्याम लिमिटेड कंपनी से एक असेट खरीदी है, मान लो एक प्लांट खरीदा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, भाई मेरे पास कैश नहीं है आपको देने के लिए, मैं आपको अपने डिबेंचर्स को इशू कर देता हूं आपके नाम। ठीक है, तो ये होता है जब उसने असेट या मान लो कोई बिजनेस वो खरीदता है तो उस टाइम पर उसको पैसे ना देके, कैश ना देके, बल्कि उसको डिबेंचर्स को इशू कर दे। ठीक है, इफ डिबेंचर आर इशूड फॉर परचेज ऑफ असेट, असेट खरीदने के लिए इशू किए हैं। यहां पर जर्नल एंट्री हो जाएगी सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। भाई जितने की असेट थी ना उतने के प्राइस से, मान लो कि 1 करोड़ की उसके पास उसने असेट खरीदी थी, ठीक है, तो 1 करोड़ आ जाएंगे, टू वेंडर अकाउंट में भी इतने ही ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इफ डिबेंचर आर इशू फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। भाई किसी दूसरे बिजनेस को, अब तो क्या किया, राम लिमिटेड थे ना, राम लिमिटेड ने क्या किया था, श्याम से असेट खरीदी थी। ठीक है, यहां पर क्या करेगा वो, श्याम से, श्याम लिमिटेड जो कंपनी थी उसी को खरीद लेगा। ठीक है, उसकी जितनी भी असेट और लाइबिलिटीज थी वो टेक ओवर कर लेगा। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, उसको कैश ना देके बल्कि उसको देगा क्या, अपने डिबेंचर्स इशू कर देगा उसके नाम पर। अब इसकी भी फॉलोइंग केसेस होते हैं इस कंडीशन में भी, कि जब कोई भी बिजनेस हम परचेज करते हैं तो असेट और लाइबिलिटीज दोनों टेक ओवर करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार तो क्या होता है, जो कैश होता है ना वो इक्वलेंट होता है, इक्वल होता है, कई बार क्या होता है ज्यादा होता है या कम होता है। ठीक है, तो जो ये डिफरेंसेस होते हैं उनके केस में अलग अलग एंट्रीज की जाती हैं। अगर कंसिडरेशन इक्वल होगा, जो असेट एंड लाइबिलिटीज हैं जितने की वैल्यू थी उतने में ही होगी, भी असेट और लाइबिलिटी कंपनसेट था, हम उसको पे ऑफ कर देंगे, हमारे डिवेंचर भी इतने के थे। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, जितने की वैल्यू थी, है ना,
टू लाइबिलिटीज, जितनी भी उसकी लाइबिलिटी थी इंडिविजुअली एग्री हुआ था जिस वैल्यू पे, ठीक है, टू वेंडर अकाउंट जितना भी परचेज कंसिडरेशन था। ओके, लाइबिलिटीज को भी किस में दिखा देंगे, इसके क्रेडिट साइड में टू लिख के, असेट के इक्वल ही उनकी क्या कर देंगे, जितनी उसने परचेज कंसिडरेशन था और जो लाइबिलिटीज थी, भाई उतने तो पैसे कटवाएगा ना, कि मैंने तो आपके लिए पे करना है, ठीक है। तो ये एंट्री आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भाई जो हम लाइबिलिटीज को दिखाएंगे वो क्रेडिट में इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि उसको वो माइनस करके देता है, पे ऑफ तो उसी को करनी होंगी फ्यूचर के अंदर अगर उसने उसके बिजनेस को खरीद लिया तो। ओके, नेक्स्ट, भाई परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा, जितने का उसका कंसिडरेशन था ना उससे ज्यादा मीन्स क्या होगा, वो एक्सेस जितना भी होगा वो गुडविल होगी, है ना, गुडविल ही तो होती है। मीन्स क्या कर देंगे यहाँ पर, जो एक्सेस थी उसको डेबिट कर देंगे एज ए गुडविल। इफ कंसिडरेशन इज मोर देन द डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज, मीन्स जितने की असेट थी जितने की लाइबिलिटीज थी उससे ज्यादा तो किस वजह से होगा कि जो हमारा बिजनेस था वो फेमस था, उससे हमें गुडविल मिली है, ठीक है। तो एक्सेस होगा तो उसको डेबिट कर देंगे गुडविल अकाउंट में, एंट्री हो जाएगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली जितनी वैल्यू पे वो एग्री हुए थे, और जो लाइबिलिटीज थी उनको हम क्रेडिट कर देंगे जितनी वैल्यू पे एग्री थे, और फिर कर देंगे टू वेंडर अकाउंट परचेज कंसिडरेशन जितने का था, जिस जो इससे ज्यादा बचा दोनों का डिफरेंसेस था वो हमारा गुडविल अकाउंट होगा, उसके अंदर कंसिडर करके चलेंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे और डेबिट कर देंगे, ठीक है। एक्सेस कंसिडरेशन ओवर नेट असेट, जितने की नेट असेट थी ना उससे भी ज्यादा अगर आपके पास है तो, ठीक है। सो उसके बाद आएगा हमारा इफ कंसिडरेशन इज लेस देन द डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज एंड शॉर्टफॉल इज क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व। भाई जितना भी हमारे नेट असेट थी ना उससे हमें कम कंसिडर्ड हुआ, कम कंसिडर्ड होंगे मीन्स क्या होगा, लॉस में जाएंगे, तो इसका मतलब जो एक्सेस था ओवर कंसिडरेशन मीन्स जितना भी नेट का था ना एक्सेस, तो वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ओके, क्लियर है, ठीक है। जब कंसिडरेशन कम हो तो हमारा कैपिटल रिजर्व बनेगा, कंसिडरेशन डिफरेंसेस से ज्यादा हो तो हमारी गुडविल के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, आगे देखो क्या क्या एंट्री करेंगे, जितने की हमारे पास असेट थी इंडिविजुअली जितनी वैल्यू पे एग्री वैल्यू थी, ठीक है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, यहां पर लाइबिलिटीज डाल देंगे, फिर टू वेंडर अकाउंट जितने का परचेज कंसिडरेशन था उनका, है ना, मतलब जितने के डिबेंचर उन्होंने इश्यू किए थे, टू कैपिटल रिजर्व, यहां पर जो हमारे पास कंसिडरेशन से कम वैल्यू मिली थी मींस जितने की नेट असेट था एक्सेस था हमारे कंसिडरेशन से, वो क्या होगा हमारा लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे मींस क्रेडिट साइड दिखा देंगे, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व लिख के। ओके, नेक्स्ट देखो फिर, अब देखें यहाँ आपको अकाउंटिंग एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर व्हेन डिवेंचर आर, जब क्या होंगे वेंडर क्या होंगे डिवेंचर्स होंगे, उस कंडीशन में क्या क्या आप अकाउंटिंग एंट्रीज करोगे वो देखो। जब वेंडर को डिबेंचर्स को इशू किया जाता है ना उसकी 3 कंडीशन होती है, एक तो क्या होती है एट पार मींस 100 का था डिबेंचर 100 में ही, दूसरा होता है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम में क्या होती है ज्यादा वैल्यू पे 100 का था 110 में कर दिया, फिर आता है एट डिस्काउंट, डिस्काउंट के टाइम पर होती है हमारी मींस 100 का था वो 90 में दे दिया, ठीक है। ये हमारी 3 टाइप्स होती है, मतलब 3 जो कंसिडरेशन होती है जब डिवेंचर्स को इशू किया जाता है टू वेंडर को, ठीक है। ये अदर देन कैश में ही होता है ना कि कैश ना दे के उसको कोई भी एसेट वगैरह दे दे, मतलब लेनी है तो हमने कोई बिजनेस खरीदना है तो उस टाइम पर जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं, ये हमारी कंडीशन होती है। फर्स्ट होती है एट पार, भाई 100 का था 100 में ही, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज जितने का था हमारा डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। नॉर्मल एंट्री होगी, नॉमिनल वैल्यू के साथ होगी जितनी भी डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू थी। ओके, नेक्स्ट होता है इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम पे कर दिया हमने, मतलब 100 का था 110 में कर दिया, तो ये जो 10 का जो हमें फायदा हुआ है
वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट अकाउंट लिख के। ठीक है, सो यहां पर एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन। भाई क्या किया, कंपनी को लॉस हुआ ना प्रीमियम पे करते टाइम पर, तो उसने 10 रुपए ज्यादा देने पड़े, है ना। सो वेंडर अकाउंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन जितने का मतलब 100 रुपीज का, टू डिबेंचर अकाउंट नॉमिनल वैल्यू कितनी थी उसकी 100 ही थी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम था 10 रुपीज का। तो इस तरीके से हम एंट्री कर देंगे इशूड एट प्रीमियम की। क्लियर है, आगे देखो। सो अब आएगा इशूड एट डिस्काउंट। किस पे, डिस्काउंट पे हमने इशूड कर दिया अपने डिबेंचर्स को, किसको, वेंडर को। तो इस कंडीशन में हम जो डिस्काउंट की अमाउंट होगी उसको डेबिट कर देंगे, है ना, क्योंकि खर्चा हुआ ना हमारे लिए। तो एंट्रीज हो जाएंगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब जितने का डिस्काउंट था, मतलब कितने का था, हमने दिया कितने में था उसको, 90 में दिया था, 10 का डिस्काउंट देना था। तो डिबेंचर अकाउंट में तो वही नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए की आएगी। परचेज कंसिडरेशन तो यहाँ 90 का हुआ ना, लेकिन उसकी नॉमिनल वैल्यू तो 100 ही थी। जो 10 का डिस्काउंट था वो भी हम डेबिट में डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एंट्रीज कर देंगे। क्लियर है, समझ आ रही है मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी एंट्रीज। अब देखो यहां पर हमें ना एक नीड होती है नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की, कि भाई कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे। तो क्या होता है, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज, जब कोई भी बिजनेस परचेज करते हैं, एंड कंसिडरेशन इज पेड इन द फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कि जब हम कैश के बदले में उसको डिबेंचर पे करते हैं, सो नंबर ऑफ डिबेंचर इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पर कैलकुलेट करने की नीड होती है। किस तरीके से निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, जितने का परचेज कंसिडरेशन होता है उसको डिवाइड कर दो इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। परचेज कंसिडरेशन भाई इतने की चीज थी, जितने की मान लो 1 करोड़ का आपने कोई भी बिजनेस खरीदा है किसी का, तो हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स, जितने में आपने ना अपने डिबेंचर्स को उसको इशू किया था उससे उसको डिवाइड कर दो, तो वो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। मान लो आपने 1 करोड़ का कोई भी बिजनेस खरीदा है, तो नंबर ऑफ इशू उसमें आपने 100 में एक इशू किया है, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख के डिबेंचर्स। ठीक है, ये आपके पास 1 लाख के डिबेंचर्स आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। क्लियर है। सो ये था हमारा अदर देन कैश कंसिडरेशन, कि जब हम कैश ना दे के या तो कोई भी असेट खरीदते हैं या कोई बिजनेस खरीदते हैं तो हम अपने डिबेंचर्स को इशू कर देते हैं। भाई पैसा तो हमारे पास था नहीं, तो वो होता है अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो ये था हमारा उसका टोटली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब हम अपने डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं और जो उसको बाद में हम जो रिडम्पशन होता है डिबेंचर्स का, क्या क्या केसेस होते हैं। ठीक है, सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट के लिए सॉल्यूशन लेके आऊंगी। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।